आज के दिन हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, जून 2024 का क्वेश्चन है, राइट। और जून 2024 का मतलब है कि आपका जब गैस पेपर बनेगा, आप जब पेपर देने जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो आपका जो गैस पेपर है वो जून 2023 एंड 2024 से बनेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है तो उसका मतलब है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या आज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो एग्जामिनर कहता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, describe analogy and how it is used in the making of Islamic law. Give one example to support your answer. Analogy क्या है? कियास के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है। एक तो आपसे बोला है कि भाई एनालॉजी को डिफाइन कर दे, ठीक है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, वन एग्जाम्पल आपसे मांग रहा है। ये दो चीजें आपसे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हुई है। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है और एग्जामिनर कह रहा है, डिस्क्राइब द मेथड टू यूज टू मेक जजमेंट बाय एनालॉजी। तो एनालॉजी काम कैसे करती है, ये क्वेश्चन आपके साथ किया गया है। यूजिंग द कुरान एंड हदीस, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे एग्जांपल्स मांगी है एग्जामिनर ने। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन है, नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है, आउटलाइन हाउ द फॉलोइंग सोर्सेस आर यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग इस्लामिक लॉ। नंबर 1 हदीस एंड सुन्ना एंड नंबर 2 कियास। तो देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको पास से से दिखाए हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे थे जिनके अंदर एग्जामिनर ने डायरेक्टली एनालॉजी के बारे में पूछा कि ये क्या है या काम कैसे करती है और उसकी एग्जाम्पल्स मांगी है। जबकि एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज की भी डिस्कशन आपके पास हुई है। तो पहले इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर हम जो है ना वो ब्रेक कर देंगे इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। एक हम पैराग्राफ बना सकते हैं कुरान और हदीस के ऊपर या हदीस के ऊपर डायरेक्टली ओनली कि हदीस किस तरह काम करती है, और जो आपने कुरान और हदीस वाले आंसर के अंदर हदीस के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा था वो वाली डिस्कशन आप यहाँ पे करोगे इसके अंदर एक हिस्से में, और दूसरे पोर्शन में आप क्लास डिस्कस करोगे डिटेल के अंदर। जबकि जो अदर क्वेश्चन है उनको मिलकर कैसे बनने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस राइट नाउ। तो देखो आपके सामने जो पैराग्राफिंग का हमने ब्रेकअप किया हुआ है वो क्या है कि हम रिलेशनशिप ऑफ कियास विद प्राइमरी सोर्सेज डिस्कस करेंगे, द वे वी डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ इजमा विद प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। फिर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड परमिशन टू यूज कियास, द वे वी डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन। एग्जाम्पल उसके हम आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कियास, एक नई चीज होगी आपके लिए, और फिर हम आएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कियास के ऊपर, ठीक है। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप वाली डिस्कशन को। ये हम बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में भी डिस्कस भी कर रहे हैं और सिमिलर स्टाइल में लिखेंगे भी। तो एग्जामिनर कहता है, वी आर द स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देयरफॉर वी आर सपोज्ड टू obey him. To obey him we need a source. The first source to find answers is Quran. But if the Quran doesn't give the final answer, then we go for hadiths. If both the Quran and hadith haven't given the final word, then we look for ijma. And if ijma is not performed regarding the specific matter, then we go for qiyas. क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन होगी। देखो यहाँ क्यास की स्पेलिंग डिफरेंट लिखी हुई है, QIYAS, और यहाँ हमारे पास स्पेलिंग डिफरेंट लिखी हुई है क्यास, ठीक है, QIAS। सर सही स्पेलिंग कौन सी है बेटा? दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू विच स्पेलिंग यू यूज, ठीक है। डिफरेंट उसके अंदर आपको दोनों स्पेलिंग नजर आ जाएंगी। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। जी मुजम्मिल। अच्छा, मुझे चैट पे भी बोल दें क्या कह रहे हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया कि हमने डिस्कस किया कि भाई हमने किस तरह से चीजों को बिल्ड करना है। यही वाली बात आपके सामने पैरा फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी डिस्कशन को आप देखोगे और इसी स्टाइल में आपके अपना पैराग्राफ बिल्ड करना होगा कि हमने जो है वो कुरान को फॉलो करना है, फिर किस तरह फॉलो करना है। यस शहीर बेटा? सर चैट अवेलेबल नहीं है। चैट अवेलेबल नहीं है, ओके।
ओके, चैट ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। चलें, अब हम आगे चलते हैं और डिस्कशन को फर्दर लेके चलेंगे। अब डिस्कस करेंगे कि अच्छा चैट खुल गई, तो मुझे कंफर्म कर दें। खुल गई होगी, बिल्कुल खुल गई होगी, एक्नॉलेज कर देना खुल गई है जी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ के ऊपर कि भाई क्यास क्या है और क्यास काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेकंड पैराग्राफ। तो डेफिनेशन ऑफ क्यास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बिफोर डिस्कसिंग क्यास इन डिटेल, एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, या कोई भी वर्ड की जो मीनिंग है वो दो तरह की होती है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ बेटा, तो अभी मैंने डिस्क्राइब की नहीं है इसकी मीनिंग, मैं इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीनिंग्स या लिंग्विस्टिकल मीनिंग्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस मीनिंग्स या टर्मिनोलॉजी, जैसे जैसे हमने इजमा डिस्कस किया था, ठीक है। तो आओ इसको बिल्ड करते हैं। तो आओ अब ये बताएं सर क्यास का मतलब क्या होता है? तो लिंग्विस्टिकल मीनिंग यानी उसकी बेसिक मीनिंग्स का मतलब होता है टू इक्वल और टू मेक समथिंग सिमिलर टू अनदर। क्या मतलब होता है सर? टू मेक वन थिंग इक्वल टू अनदर और टू मेक वन थिंग सिमिलर टू अनदर। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप गए फ्रूट सेलर के पास और आपने उनसे बोला अंकल 1 kg एप्पल्स दे दें। तो अंकल के पास कोई वेइंग मशीन थी, अंकल ने उसके ऊपर एप्पल्स डाले और जब वेइंग मशीन ने ये बताया कि 1 kg के इक्वल हो गए हैं, तो वो जो उनका वेट था वो बराबर हो गया, तो अंकल ने बोला भाई ये आपके एप्पल्स हो गए, आप ले जाएं, राइट। तो क्या हुआ असल में, अंकल के पास जो उनकी वेइंग मशीन थी उसके एक साइड पे वेट रखा हुआ था, राइट, और दूसरी साइड पे जब अंकल ने रखा तो जब एप्पल्स का वेट उस 1 kg के वेट के बराबर हो गया, तो अंकल ने बोला ये 1 kg हो गया। इसका मतलब अंकल ने एप्पल्स को 1 kg के बराबर कर दिया। ये होता है क्यास, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर कर देना। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ आपको बेसिक मीनिंग का अंदाजा हो गया। एक चीज को दूसरी चीज के बराबर कर देना, उसके जैसा कर देना। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 1 लीटर वाटर चाहिए, तो 1 लीटर वाटर चाहिए, या लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, आप दूध वाले, आप जो है वो मिल्क लेने के लिए गए शॉप के ऊपर, या आप जो है वो एक मिल्क ले रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं, तो आपने देखा कभी जो अंकल खुला दूध दे रहे होते हैं उनके पास एक खास तरह का बर्तन होता है, और उसके ऊपर वो जो चीज होती है अंकल की, उसको जब अंकल फिल करते हैं तो वो 1 लीटर के बराबर उसके अंदर मिल्क आ जाता है, राइट, या स्पेसिफिक वेट के बराबर उसके अंदर मिल्क आ जाता है। तो यहाँ हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक चीज को जब दूसरी चीज के आपने इक्वल किया तो वो आपने प्रयास कर दिया। अभी सिर्फ इतना समझ लो। क्या बेटा आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस स्टूडेंट्स, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. एक चीज को दूसरी चीज के बराबर कर दिया। बस अभी इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रख लो, आगे जाके डिटेल में समझ में आएगा जब क्लास पूरा पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब ऐसा टर्म डिस्कस करते हैं। तो टर्म क्या है? अब इसकी मीनिंग आपने मेरे साथ याद करनी, जैसे इजमा याद किया था कि मेथड ऑफ रीजनिंग to seek clarity on matters in which primary sources and ijma are silent. माइक सब बच्चे खोल के मेरे साथ रिसाइट करेंगे। मेथड ऑफ रीजनिंग Method of reasoning to seek clarity on the matters to seek clarity on the matters regarding which primary sources and ijma are silent. regarding which primary clear and ijma is silent. ठीक है, फिर से बोलते हैं, हम इसकी मीनिंग में डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ रीजनिंग Method of reasoning seek clarity on the matters seek clarity on the matters regarding which primary sources and ijma are silent. regarding primary sources and ijma is silent. ठीक है, तो ये तीन बातें आप सबको याद होनी चाहिए। अपने माइक्स बंद कर लें। मेथड ऑफ रीजनिंग to seek clarity on those things in which या regarding which Quran and Hadith and Ijma are silent, जिनके बारे में हमें आंसर कुरान में नहीं मिला था, हमें हदीस में नहीं मिला था, हमें इजमा में नहीं मिला, उस चीज का आंसर हम क्या करते हैं।
ठीक है, मैं अपनी बात को फिर समझा रहा हूँ। क्यास क्या है? क्यास वर्ड का मतलब होता है टू मेक वन थिंग इक्वल टू अनदर, एक चीज को दूसरे चीज के जैसा कर देना, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर कर देना। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, जैसे वो हमारे पास टॉयज होते हैं ना, वो हम शेप अप करते हैं चीजों को, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो आपने उस चीज से मुख्तलिफ चीजें आपने बनाई। माई डॉटर केम टू मी एंड सेड कि बाबा मुझे इससे फैन बना के दिखाएं, तो हमने मिलके फैन बनाया, उसे शेप अप किया, तो इट बिकम्स लाइक यानी सिमिलर टू द फैन। एक चीज को आपने दूसरी चीज के जैसा किया, ये आपने उसका मीनिंग हो गया लिंग्विस्टिकल या बेसिक मीनिंग, और एज अ टर्म हमने अंडरस्टैंड किया कि क्यास का मतलब होता है इट्स अ लॉजिकल या इट्स अ मेथड बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है, टू सीक क्लैरिटी ऑन दोज मैटर्स इन व्हिच कुरान, हदीस एंड इजमा आर साइलेंट। ये होता है क्यास का मतलब। जी शहीर भाई। यस सर ये तो क्यास जो है वो तो सेकेंडरी सोर्स है। यस, अगर कुरान और हदीस साइलेंट हो गए तो फिर वो लॉ फॉर्म कैसे करेगा? वो तो उन पर डिपेंडेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कयास तो कुरान हदीस पे डिपेंडेंट है, और कुरान हदीस अगर किसी मैटर पे साइलेंट होगा तो कयास आंसर कैसे करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। बट एक चीज को समझना है यहाँ पे, कुरान हदीस अगर किसी चीज को आंसर कर देगा तो फिर कयास की नीड क्या है? राइट, अब ये करेगा काम कैसे, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात? सर बोथ थिंग्स नीड टू बी 50-50। कोई प्रिंसिपल नहीं है कि 50-50 होना चाहिए। अभी क्या होता है वो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। अभी हमने सिर्फ मीनिंग अंडरस्टैंड करे हैं, बस मीनिंग तक रहो, आगे मैं भी लेके चलूंगा। मीनिंग समझ में आ गया ना क्यास के, तो बस काफी है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि क्यास की दलील कहाँ से आई हमारे पास, क्यास की यानी क्यास का रेफरेंस कहाँ से मिलता है इस्लाम से। तो इसके पीछे एक हदीस हमें मिलती है जो कि हम अपने रेफरेंस के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो हदीस के अंदर क्या है? हदीस का मतलब है एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। तो असल में किस्सा है, वो किस्सा क्या है? उसके अंदर कॉन्वर्जेशन हो रही है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या था? हजरत माज बिन जबल को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह का लीडर बनाया था, एंड आफ्टर मेकिंग हिम लीडर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेज रहे हैं और उनको सी ऑफ कर रहे हैं। जब सी ऑफ कर रहे हैं तो हज़रत माज बिन जबल और प्रॉफिट मोहम्मद साथ साथ जा रहे हैं, यानी प्रॉफिट मोहम्मद को उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं। तो साथ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे बात चल रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि अगर तुम जब वहां पे रूल करोगे, जजमेंट करोगे, किसी मैटर के अंदर तुम्हें कुरान और हदीस से तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? तो हजरत माज बिन जबल रिस्पॉन्ड करते हैं, आई विल देन मेक इज्तिहाद ऑफ माई ओपिनियन। ठीक है, इज्तिहाद का वर्ड में अभी मत जाना, अभी यूं समझना, आई विल फाइंड आंसर थ्रू माई ओपिनियन या थ्रू माई अंडरस्टैंडिंग। वो ये कहते हैं, आई विल फाइंड माई आंसर थ्रू माई अंडरस्टैंडिंग। अगर रेफरेंस आप बोलोगे, आई विल देन मेक इज्तिहाद ऑफ माई ओपिनियन। क्या बोलते हैं? आई विल देन मेक इज्तिहाद ऑफ माई ओपिनियन। बेटा सब बच्चे माइक सुनेंगे, I will. I will then make I will ijtihad on my then I opinion. will then make a opinion. ठीक है, चलो एक दफा पूरा किस्सा समझा दो दोबारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी हैं हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको एक जगह का लीडर बनाया, और जब उनको सी ऑफ करे तो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इफ ही कुडंट फाइंड रूलिंग इन कुरान एंड सुन्नाह, कि आपको अगर कुरान सुन्नाह में आसानी मिले तो क्या करेंगे? तो वो जवाब देते हैं, आई विल देन मेक इज्तिहाद ऑफ माई ओपिनियन। तो इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद का मतलब यूं ही समझ लो कि यहाँ क्यास की जो है ना, वो समझ लो कि एक सिस्टर का नाम इज्तिहाद है। ठीक है, तो यहाँ वो डिस्कशन क्यास ही की कर रहे हैं, जो अरबिक वर्ड है वो इज्तिहाद मिला हुआ है, डिस्कशन क्यास ही की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यास की परमिशन कहाँ से है इस्लाम में, क्यास हम की दलील क्या है। तो आपने रेफरेंस मेरे साथ डिस्कस कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली इस चैप्टर के अंदर सो फार। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई रिलेशनशिप ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड क्यास क्या है, या सेकेंडरी सोर्सेज एंड क्यास। तो हमने डिस्कस किया कि भाई हमें हर मैटर के अंदर अल्लाह ताला को ओबे करना है। ठीक है, उसके लिए हमें सोर्स चाहिए। सबसे पहले कुरान को देखेंगे, कुरान में नहीं मिला, हदीस देखेंगे, हदीस में नहीं मिला, इजमा देखेंगे, इजमा में नहीं मिला, तो क्यास करेंगे। फिर हमने उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड करी। डेफिनेशन के अंदर हमने कहा लिंग्विस्टिकल मीनिंग है क्यास की, मेक वन थिंग सिमिलर टू अनदर। फिर हमने इसकी टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया कि याद कर लो मेरे साथ, मेथड ऑफ रीजनिंग,
to seek clarity on those matters in which primary sources and ijma are silent. फिर हम आगे गए, हमने परमिशन डिस्कस करी कि क्यास का रेफरेंस क्या है, तो हमने डिस्कस किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम declared Hazrat Muaz bin Jabal as the leader of a place, and Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him if he couldn't find ruling in Quran and Hadith, what would he do? तो Hazrat Muaz bin Jabal कहते हैं I will then make ijtihad of my opinion. तो ये हमारे पास रेफरेंस आ गया. अब before going to the examples of qiyas, आपको जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, वो अंडरस्टैंड करने qiyas के कंपोनेंट्स क्या है. जी मुजम्मिल बेटा. सर ये जो क्यास से हमारा आंसर निकलता है, क्या ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट है? परमानेंट आंसर होता है, टेम्परेरी नहीं होता. ठीक है, हाँ चेंज हो सकता है इस सेंस के ऊपर कि जो क्यास होता है ना, यूँ समझ लो, अभी ये भाई का क्वेश्चन आ गया कि क्यास इंडिविजुअली किया जाता है, तो जो स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ वो क्यास कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं. तो हो सकता है कि भाई एक स्कॉलर ने, एक अरब के शेख ने क्यास किया और उसके बाद जो है वो मे बी सब कॉन्टिनेंट से एक और शेख ने क्यास कर दिया. तो सब कॉन्टिनेंट वाले जो स्कॉलर हैं उनके क्यास के जो रेफरेंसेस हैं, उनकी जो फाइंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी दलील है, ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है. या और उसके बाद जो अरब के शेख हैं उनको रियलाइज हो कि भाई मेरी तो एग्जाम्पल गलत है, इनकी पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि इनका काम सही है, मेरा गलत है, तो उनको फॉलो किया जाएगा, अरब वाले को फॉलो नहीं करेंगे, वो खुद भी फॉलो नहीं करेंगे. अदरवाइज जब ये लगता है भाई ये आंसर फाइनल है तो सब मिलकर उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैं इसका आंसर दिया, डिटेल में आपको इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगा. अब समझना क्यास काम कैसे करता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. तो देखो क्यास के ना 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चीजें होती हैं जिससे मिलके क्यास का प्रोसेस कंप्लीट होता है. ये आपको मेरे साथ याद करना है, याद कर लो, 4 चीजों को याद कर लो. ये 4 चीजें क्या होती हैं? ये चारों के चारों उर्दू वर्ड्स नहीं है, ये अरबिक टर्म्स हैं. आपने वर्ड शायद कभी कोई ना कोई वर्ड सुना हो, बट इसकी जो मीनिंग्स है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आएगी अरबिक से, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है. पहला वर्ड है असल. सर असल क्या होता है? असल का मतलब होता है कि कुरान या हदीस में किसी भी चीज का अगर हुक्म मौजूद है, कोई भी चीज मैटर, कोई भी चीज मौजूद है, तो हम उस चीज को असल कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बात समझाऊंगा तो समझ में आएगी. तो एक एग्जाम्पल है, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दुश्मनों के खिलाफ अपने घोड़े तैयार रखो. आयत कुछ इस तरह से है कि अपने दुश्मन और अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ अपने घोड़े, अपनी कैवलरी तैयार रखो, ताकि उनके दिलों में खौफ रहे, वो डर के रहे तुमसे. ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, अपनी आर्मी को प्रिपेयर करके रखो अपने एनिमीज के अगेंस्ट में, ताकि वो जरा अवेयर रहे, जरा वार्न रहे. ठीक है, तो कुरान या हदीस के अंदर जो चीज पहले से मौजूद है हम उसे कहते हैं असल. क्या कहते हैं? असल. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है फर्क. ये क्या है सर? फर्क. फर्क का मतलब होता है न्यू क्वेश्चन, यानी आपके पास कोई नया क्वेश्चन आया, मे बी टाइम के जमाने के हिसाब से कोई नया क्वेश्चन आ गया, और जब ये नया क्वेश्चन आया तो नए क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है. तो जिस चीज का आंसर हमें कुरान हदीस इजमा से नहीं मिले और उसके लिए क्यास करना पड़े, हम उससे कहते हैं फर्क. क्या कहते हैं बच्चों? फर्क. फर्क क्या होता है सर? न्यू क्वेश्चन जिसका आंसर हमें कुरान हदीस और इजमा में नहीं मिला और क्यास करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल से रिलेटेड आएगा कि सर यहाँ कुरान की आयत कहती है कि अपनी कैवलरी यानी अपने घोड़े तैयार रखो दुश्मनों के अगेंस्ट में. तो सर आज तो घोड़े को हम हॉर्स को वैसे पैट इस्तेमाल करते हैं, है ना. आज तो पैट वॉर्स के अंदर उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, आज तो उसकी वो बात ही नहीं रही. तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आज भी घोड़ा ही रखना है? अब क्वेश्चन आ गया, ये नया क्वेश्चन है जिस इस बात का तो आंसर कुरान ने नहीं किया. कुरान तो कहता है घोड़े तैयार रखो. अब आप चलोगे थर्ड चीज के ऊपर, उसे कहते हैं इल्ला. इसके ऊपर तशदीद है. ठीक है, इल्ला क्या है बेटा? इल्ला, नॉट इला, इट्स इल्ला. क्या है बेटा? इल्ला. इल्ला का मतलब होता है रीजन. किस चीज का रीजन सर? रीजन उस बात के लिए जिस चीज को हुक्म अल्लाह ने कुरान या हदीस के थ्रू हमें दिया था. ठीक है, जिस चीज का कुरान या हदीस के थ्रू हमें हुक्म मिला था, उस चीज का रीजन क्या था, उससे आप लोग कहते हो इल्ला. तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको अंडरस्टैंड करो उस एग्जाम्पल में जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने कैवलरी, अपने घोड़ों को एनिमीज के अगेंस्ट में प्रिपेयर करके रखो. तो उस एग्जाम्पल में रीजन क्या है? घोड़े क्यों प्रिपेयर रखें? घोड़े इसलिए प्रिपेयर रखें ताकि जो एनिमीज हैं वो वार्न रहे, वो आपसे डर के रहें, वो आपसे घबरा के रहें, आप पे हमला ना कर दें. रीजन समझ में आ गया? अब चौथी चीज आती है, उसे कहते हैं हुक्म. क्या कहते हैं सर?
हुक्म, ये हुक्म क्या होता है सर? उर्दू वाला हुक्म है? नहीं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, नहीं वो हुक्म नहीं है, ये नई चीज है। हुक्म का मतलब है न्यू एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि ये तमाम चीजों को प्रोसेस करके आपके पास जब नया आंसर आया तो उस चीज को हम हुक्म कहते हैं, ठीक है। यानी अब उस रीजन के थ्रू आपने क्या किया, रियलिटी को अंडरस्टैंड किया कि भाई घोड़े को रखने का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया था ताकि दुश्मन खौफ में रहे। तो क्या आज घोड़े से दुश्मन खौफ में रहता है? खौफ में नहीं रहता। आज दुश्मन किस चीज से खौफ में रहता है? आज दुश्मन खौफ से रहता है टेक्नोलॉजिकल, एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेपनरी से, है ना। मे बी न्यूक्लियर बॉम्ब, मे बी शाहीन, है ना, मे बी गौरी, डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स, टैंकर, डिफरेंट गन्स, है ना। तो आज दुश्मन खौफ में रहता है आज के जमाने के टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वेपन से। तो इस आयत से फिर हमारा हुक्म निकलेगा, नया हुक्म क्या निकलेगा कि अपने वेपन्स को, अपने एडवांस वेपन्स को प्रिपेयर करके रखो ताकि तुम्हारे दुश्मन खौफ में रहें, ठीक है। और जो नया हुक्म निकला है, जो नई अंडरस्टैंडिंग निकली है, उसको हम हुक्म कह रहे हैं। इन चारों बातों का मतलब समझ में आ गया बेटा आप सबको? मैं कर देता हूँ जी। स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया इसका मतलब? I will be happy if all of the students answer me. चलो एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो चार चीजें हैं, असल, फर, इल्ला, हुक्म, ठीक है। असल, फर, इल्ला, हुक्म। असल का मतलब क्या था? जो चीज पहले से जिसका हुक्म हमें मिल गया हो प्राइमरी सोर्स के अंदर, चाहे वो कुरान हो चाहे वो हदीस हो। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, अल्लाह ताला सेज इन कुरान टू प्रिपेयर योर कैवलरी, टू प्रिपेयर योर हॉर्स आर्मी सो दैट द एनिमी विल बी अवेयर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आई थी फर। फर का मतलब होता है द क्वेश्चन विच इज नॉट आंसर्ड इन कुरान, हदीस और इजमा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या सर आज भी कैवलरी रखनी चाहिए, आज भी हॉर्स रखने चाहिए? तो आज तो हॉर्स उस काम में नहीं होते। फिर हमारे पास थर्ड चीज आई थी इल्ला। इल्ला का मतलब होता है रीजन, यानी जो असल, जो कुरान हदीस में जो प्रीवियस हुक्म आया हुआ है उसका रीजन क्या था, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है उसे इल्ला कहते हैं। तो अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया था उसका रीजन क्या बताया था? रीजन ये बताया था ताकि एनिमीज अवेयर होके रहे, एनिमीज डर के रहें, ठीक है। तो ये रीजन आ गया। उस रीजन के बाद आज उस रीजन की बेस पे आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे और उससे एनालाइज करोगे क्या क्या आज एनिमी, यानी जो रीजन है, जो इस चीज से पहले जमाने में जो हुक्म आया उससे पूरा हो रहा था, वो हुक्म अब कैसे पूरा होगा। तो आपको आंसर निकलेगा कि भाई आज दुश्मनों को डराने के लिए आज के हिसाब के वेपन्स होने चाहिए। तो उससे क्या आपका हुक्म निकलेगा? हुक्म मतलब जो नई अंडरस्टैंडिंग, जो न्यू एनालाइज इंस्ट्रक्शन आएगा शरिया का, वो कैसे निकलेगा? वैसे निकलेगा कि भाई आज के जमाने के अंदर हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स रखने चाहिए जो कि दुश्मन के वेपन्स से भी भारी हो, ठीक है। तो इस तरह ये क्लास का पूरा हुआ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो लेट्स डू फर्दर एग्जांपल्स। इंशाल्लाह इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लास और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ क्लास है। और एग्जांपल ऑफ क्लास क्या है? ये एग्जांपल ऑफ क्लास कुरान से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो असल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीवियसली मेंशन्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपके सामने असल की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर हमें फरमाते हैं, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी बेटा मैं कर रहा हूँ। जी ओके, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल क्या डिस्कस कर रहे हैं, आओ इसके ऊपर चलते हैं। अगर कुरान के अंदर कहते हैं, ओ बिलीवर्स, when the call is proclaimed to pray on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of the business। ये यहाँ तक याद कर लें, अगला हिस्सा आप भले ना याद करें, ठीक है। चलिए मेरे साथ रिकॉल करें इस एग्जाम्पल को। अल्लाह ताला सीधे कुरान, ओ बिलीवर्स
when the call is proclaimed to prayer on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah. जी सारे बच्चे, O believers, Oh believers, believers, when the call is proclaimed to prayer on Friday, and it's remembers of Allah and leave of business. ठीक है, एक दफा फिर से करते हैं साथ में. O believers, when the call is proclaimed to prayer on Friday, Oh, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of the business. oh believers, when the call is proclaimed to prayer on Friday, prayer on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of business. ठीक है, फिर से करते हैं. O believers, when the call is proclaimed, when the call to prayer on Friday, when the call is proclaimed to prayer on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of the business. Yes. Oh believers, when the call is proclaimed prayer on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of business. and leave of business. कोई सुना सकता है मुझे एग्जांपल? Yes, anyone can recite me the example? Yes, Sahil. O believers, when the call is proclaimed to prayer on Friday, haste earnestly to the remembrance of Allah and leave of business. Thank you so much. तो भाई इस एग्जांपल के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है? अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि जब जुम्मे की अजान हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, नमाज की तरफ जल्दी जल्दी जाना है, नमाज की तैयारी करनी है और अपने बिजनेस को, अपने काम को छोड़ देना. ठीक है, तो ये जो कुरान में प्रीवियसली मेंशन इंस्ट्रक्शन आ गया उसे आप लोग क्या कहते हैं? असल कहते हैं. ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. आपके सामने कुरान के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? कुरान ने हमें बताया नो परमिशन फॉर डूइंग बिजनेस आफ्टर जुम्मा अजान. ठीक है ना, जुम्मे की अजान के बाद बिजनेस नहीं करना, बिजनेस करना मना है, नमाज की तैयारी करनी है. तो ये क्या है? ये प्रीवियसली मेंशन्ड इंस्ट्रक्शन है, इसे हम लोग कियास कहते हैं. यस मुजम्मिल? सर अगर फिर भी कोई बिजनेस करे उसके दरमियान तो क्या जो पे आउट करेगा, जो कमाएगा, वो क्या हराम? यस, हराम, मना. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. उसके बाद हम चलते हैं फर की तरफ. फर आता है न्यू क्वेश्चन. ठीक है, न्यू क्वेश्चन क्या है? न्यू क्वेश्चन है, इज शॉपिंग ऑल्सो नॉट अलाउड आफ्टर जुम्मा? सर आपने कहा है कि बिजनेस नहीं कर सकते ना, दुकान नहीं खोल के बैठ सकते, काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो क्या शॉपिंग करना तो जॉब नहीं है ना? शॉपिंग में तो अपना पैसा उड़ाते हैं, जलाते हैं, खर्च करते हैं, तो क्या शॉपिंग भी मना है? ये क्वेश्चन आगे क्या इसका हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है? नहीं मिलता. तो हमें इसके ऊपर क्या होगा? अब हम देखेंगे इल्ला को. इल्ला क्या होती है सर? बेटा रीजन फॉर असल, जो कुरान में हुक्म आया था उसका रीजन अंडरस्टैंड करेंगे. तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर प्रेयर टाइम पे बिजनेस करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रेयर मिस हो जाएगी. ठीक है, अच्छा ये हुक्म स्पेसिफिकली जुम्मे के साथ है. जुम्मे के साथ क्यों है? क्योंकि जुम्मे की जो नमाज है वो जमात के साथ पढ़ी जाती थी. अच्छा हम लोग रहते हैं कराची, मैं तो कराची में रहता हूँ, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो कराची में जुम्मे की पहली अजान होती है 1:15 बजे, पहली नमाज होती है 1:15 बजे, उससे पहले कहीं होती है तो मुझे मालूम नहीं है. और कराची में जुम्मे की आखिरी नमाज होती है 3:30 के ऊपर. तो कंसेक्यूटिवली आफ्टर एवरी 15 मिनट्स या मे बी आफ्टर एवरी 30 मिनट्स हर जगह कहीं ना कहीं आपको नमाज मिल जाती है जुम्मे की. लेकिन ये जो दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता. दुनिया में हर जगह इतने बड़े बड़े जो ना वो बिजनेस नहीं होते. ओके बेशा, हर जगह इतनी बड़े बड़े जो सिस्टम नहीं होते. जैसे मदीना के अंदर मेजर मस्जिद नबवी थी जहाँ जुम्मा होता था, ऐसा तो नहीं है कि भाई हर जगह जुम्मा हो रहा है. तो सबने जुम्मा आके अटेंड करना है और जुम्मे की जो नमाज है वो जमात से अटेंड कर सकते हैं. यू कैन नॉट एस्टैब्लिश प्रेयर, ऑफर प्रेयर प्राइवेटली. तो इस बेस पे ये का बताया गया है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ नमाज, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि उसकी नमाज मिस हो जाएगी, वो नमाज मिस कर देगा और जुम्मे की नमाज दोबारा मिल नहीं पाएगी उसको. दैट इज व्हाई इट्स हराम. ठीक है, तो इल्ला से हमने अंडरस्टैंड किया. अब इल्ला को अगर यानी जो रीजन था उसको मैच करें आपके क्वेश्चन के साथ, तो क्या है? अगर हम शॉपिंग करेंगे जुम्मे की नमाज के टाइम पे तो क्या नमाज मिस हो जाएगी? बिल्कुल. शॉपिंग करेंगे तो भी नमाज मिस हो सकती है. इससे हुक्म क्या निकलेगा? यानी कि न्यू एनालाइज इंस्ट्रक्शन क्या निकलेगा कि भाई इवन शॉपिंग आफ्टर जुम्मा अजान इज हराम.
ठीक है। लेकिन हाँ, जुम्मे की अजान हुई, आपने नमाज पढ़ ली, अब आप शॉपिंग करें, अब आप बिजनेस करें, अब आपको जो करना है आप करें। ठीक है, क्लियर हो गई एग्जाम्पल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमारे पास? जी, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? अच्छा चलो, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ, और ये एग्जांपल हम लोग कर रहे होंगे हदीस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हदीस में हमारे पास आता है, और क्या आता है आप डिस्कस करोगे कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ टाइम में गाइडेंस दी है अल्कोहल से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया है कि ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड। नशे की हर चीज हराम है। नशा किसे कहते हैं? नशे की हर चीज हराम से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने कोई चीज ली जिससे आप हाई हो गए, जिस चीज से आप हाई हो गए दैट इज नशा, और वो हराम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बोलोगे सर अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज ले तो उसके लिए मना है, लेकिन हम तो सर पक्का पीते हैं, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप में से कोई पीता हो, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो चीज जिसकी ज्यादा क्वांटिटी से किसी को नशा हो जाए उसकी कम क्वांटिटी भी मना है, उसकी कम क्वांटिटी लेना भी हराम है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो हमारे पास क्या चीज आई? हमें ये तो पता है कि भाई नशा हराम है। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो पनिशमेंट है नशे की वो क्या है? तो हमें एक हदीस मिलती है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसमें क्या है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीट अ ड्रंक विद पाम लीफ स्टॉक्स एंड शूज, यानी लैशेस। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्रंक बंदे को शूज से या लैशेस से पनिश किया। अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई पनिशमेंट में क्या हो रहा है, जो है वो शूज से या लैशेस मारे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या बात समझ में आ गई? हमें ये बात समझ में आ गई असल के अंदर कि भाई जो इंटॉक्सिकेंट है वो प्रोहिबिटेड है, और जो पनिशमेंट है वो लैशेस पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने लैशेस मारे जाएं, हाउ मैनी लैशेस। ठीक है, कहाँ गया हमारे पास जी, द फिक्स नंबर ऑफ लैशेस हमें हदीस से नहीं पता चल रहा है, तो कितने लैशेस मारे जाएंगे ये क्वेश्चन है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्कस करोगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कैलिफ थे। ठीक है, और हजरत उमर हजरत अली से डिस्कस करते हैं, हजरत अली हजरत उमर की अलग ही मोहब्बत है, तो उनसे डिस्कस करते हैं इस मैटर को कि कुछ लोग आज भी शराब पी रहे हैं, आज भी नशा कर रहे हैं। तो शराब पी रहे हैं और नशा हो रहा है, तो देयर शुड बी समथिंग सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट ताकि लोग शराब को छोड़ें, उनकी शराब बनाएं। ये चीज आज भी प्रैक्टिस हो रही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके ऊपर क्यास करते हैं, और जब वो क्यास करते हैं तो वो इल्ला क्या निकालते हैं? वो इल्ला ये निकालते हैं कि भाई, यानी कि रीजन क्या निकालते हैं? तो क्या हुआ है, रीजन निकालने हैं कि इंटॉक्सिकेंट क्यों हराम है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखते हैं कि एक बंदा जब हाई हो जाता है आफ्टर इंटॉक्सिकेंट, तो क्या होता है, ही लूज कॉन्शियस, है ना, ही डजंट नो, he have no control, he has no control what is he saying, है ना। जब बंदे को क्या बोलना उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता नशे में, तो वो कुछ भी बोल देता है। जब वो कुछ भी बोल देता है तो उसमें से वो एक काम करता है कि लोगों के ऊपर, एक मिनट रुक जाओ बेटा, तो लोगों के ऊपर वो इल्जाम लगाता है, बुरी बुरी बातों के बारे में लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है। जब इल्जाम लगाता है तो इल्जामों में से एक बहुत बुरा इल्जाम है कि एक इंसान दूसरे पे इल्जाम लगाए कि इसने बेहयाई की, इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम किया है। ये एक इल्जाम है जो लगाएगा। इस इल्जाम का लगाना अल्लाह ने मना किया है अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हो। लेकिन अगर कोई ऐसा फिर भी करे तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी सर? 80 लैशेस पड़ेंगे। क्या, किस किस के 80 लैशेस? किसी बंदे ने दूसरे बंदे पे इल्जाम लगाया कि इसने नशा किया है, झूठा इल्जाम लगाया, नशा नहीं, इसने जिना किया है, इसने अडल्ट्री करी है, तो उसकी पनिशमेंट है इस्लाम में। क्या पनिशमेंट है? 80 लैशेस। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे डिड्यूस किया कि क्योंकि एक बंदा नशा करने के बाद दूसरे पे इल्जाम लगा सकता है बेहयाई का, तो नशा रोकने के लिए हम इसके भी वही सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। उस चीज से होगी। बेटा, इज माय स्क्रीन शोन? नो सर, सर हो गई। अच्छा, तो इससे हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात अंडरस्टैंड कर ली। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे पे
क्या करते हैं, हुक्म निकालते हैं, यानी जो कंक्लूडेड आंसर होता है वो निकालते हैं। और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके ऊपर जो बयान करते हैं, क्या कहते हैं कि द पनिशमेंट फॉर ड्रंक was decided 80 lashes at the time of Hazrat Umar's administration by the use of qiyas। ये कौन निकाल रहे हैं? हज़रत अली का कियास है कि जिस बंदे ने नशा किया उसको 80 लैशेस पड़ेंगे। क्लियर हो गई सारे बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड आप लोगों को? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अदरवाइज आप लोग चिल करें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कियास डिस्कस किया है। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा और आप सब इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इफ यू आर ईगर